नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट बीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा हुए करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 6 फरवरी के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन मतलब शॉर्ट में कहे तो बीसीएसएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 4 विकल्प है। कंटेनर निर्माण, विदेशी निर्भरता बढ़ाना, कंटेनर व्यापार पर भारतीय नियंत्रण या क्रूज पर्यटन। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन का मुख्य उद्देश्य कंटेनर व्यापार पर भारतीय नियंत्रण। इसका असली मकसद है कि भारत की कंटेनरीकृत समुद्र व्यापार को मजबूत करना। ठीक है, इसके बनने से होगा क्या कि भारत की अपनी कंटेनर शिपिंग लाइन होगी, निर्यात आयात के लिए कंटेनर आसानी से मिल जाएंगे, वही भाड़ा कम होगा और ग्लोबल संकट के समय भी भारत का व्यापार नहीं रुकेगा। ठीक है, ये इसके मकसद है। देखते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में वर्ष 2025 में भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार 12% से अधिक वृद्धि के साथ रिकॉर्ड $155 बिलियन तक पहुंच गया है। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प देश में जापान, रूस, अमेरिका या चीन। तो बात हो रही है डॉलर जो कि $155 बिलियन की कितने तक पहुंचा है, तो ये चीन में, जो कि चीनी राजदूत सू फेइहोंग द्वारा दी गई जानकारी से बात करें तो ये वर्ष 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और यह व्यापार जो कि रिकॉर्ड $155.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंधों में सुधार के बाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि कही जा रही है। इसे बात करते हैं इसकी कैपिटल की। तो चीन का कैपिटल है यहाँ का जो कि बीजिंग, करेंसी है रेमबी और युआन भी होता है। प्रेसिडेंट जो कि सी जिनपिंग है यहाँ के। ठीक है, और यहाँ की शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ की शासन प्रणाली जैसे कि एक दलीय समाजवादी व्यवस्था, यहाँ की शासन प्रणाली ऐसी होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही विमोचित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल किसके द्वारा लिखी गई है। 4 विकल्प है। अमिताभ कांत, नवीन कुंडू, शशि थरूर या राम माधव। तो सही विकल्प हो जाएंगे नवीन कुंडू। ये नवीन कुंडू द्वारा लिखित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल जो कि हाल ही विमोचित की गई और यह पुस्तक भारत के पर्यटन उद्योगों जो कि को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों पर केंद्रित है। ऐसे ही कुछ और पुस्तकें विमोचित की गई हैं, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत भाषा में भारत का संविधान जारी किया। वही डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। वही श्री राधा कृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। वही शिखर धवन की आत्मकथा जो कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ और ऋचा शर्मा के द्वारा जो कि लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार किस राज्य में दिया गया। तो 4 विकल्प है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या नागालैंड। तो ये दिया गया है असम के कोकराझार में आयोजित समारोह में 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये असम से हो जाएगा, जो कि भूटान की महारानी माँ ग्याल्योम आशीदोरंजी वागंचुक को। ठीक है, ये उनका नाम है और यह सम्मान कब दिया गया। 3 फरवरी 2026 को बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि असम के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तारायान फाउंडेशन के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट मानवीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, और यह सम्मान उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट, याद रखेंगे, यूएनबीटी द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की। ठीक है, तो यहाँ की कैपिटल है तेजपुर, सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य।
यहाँ की कुछ असम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे असम में मुख्यमंत्री एति कोली दुति बात योजना ये शुरू की थी हाल ही में। और असम ने जो कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े शहर की, अगर यहाँ की तो वो है गुवाहाटी। ठीक है, भाषा है यहाँ की असमिया और कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, ये वहाँ की जो कि प्रमुख नदी है। और यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा जो कि एक सिंह वाला गैंडा, और मानस राष्ट्रीय उद्यान। चाय उत्पादन में ये देश में जो कि अग्रणी राज्यों में से एक है काफी। ठीक है, यहाँ के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं, जैसे बिहू हो गई। और प्रमुख जनजातियों की बात करें यहाँ के तो बोडो, मिसिंग, कार्बी, ये सभी वहाँ की जो कि प्रमुख जनजातियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऐसा क्वेश्चन है हमारा। चार विकल्प दिए इसमें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक। भारत 2026 में जो कि कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क का पहला उद्घाटन किया है, जो कि किया गया है। और इस पहल को FLO मतलब FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों, विशेष रूप से पहली पीढ़ी की महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और प्रवेश बाधाओं को कम करना, ये इसके मेन उद्देश्य है। और यह फैसला जो कि 50 एकड़ में फैला औद्योगिक पार्क KIADB और कर्नाटक उद्योग मित्र से स्वीकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा प्लास्ट इंडिया 2026 आयोजन किस शहर में शुरू किया गया? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है ये इसमें, जिसमें से है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ये प्लास्ट इंडिया 2026 आयोजन, ये नई दिल्ली में हुआ। सही विकल्प जाएगा नई दिल्ली, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी 2026 से भारत मंडपम में नई दिल्ली में हुई। ठीक है, और यह आयोजन जो कि 10 फरवरी 2026 तक चलेगा, याद रखेंगे। और इस प्रदर्शनी में प्लास्टिक मशीनरी, कच्चे माल, एनवायरमेंट फ्रेंडली सामानों का दिखाया जा रहा है, सामान धनों को। और खास बात यह है कि प्लास्टिक इंडिया 2026 को पहली बार जीरो वेस्ट एक्सवेटर के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से निकलने वाला कचरा लैंडफिल में नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में RBI ने किस वैश्विक कंपनी को फेडरल बैंक 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैकस्टोन, सॉफ्ट बैंक या टेमासेक। तो सही विकल्प हो जाएगा ब्लैकस्टोन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कि दुनिया की बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दी है। इस डील के तहत क्या है कि ब्लैकस्टोन करीब $700 मिलियन का निवेश करेगा और फेडरल बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा। हालांकि हिस्सेदारी 10% से कम है, लेकिन इसलिए बैंक का कंट्रोल नहीं जाएगा। और लेकिन ब्लैकस्टोन को बोर्ड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने का अधिकार मिलेगा। बात करते हैं फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र बैंक होता है और इसकी स्थापना जो कि 23 अप्रैल 1931 को हुई। इसके संस्थापक है कैपी हॉर्मिस। इसका प्रारंभिक नाम मतलब पहले इसका नाम त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड था, लेकिन बाद में 1947 में नया परिवर्तन किया गया, जिसमें द फेडरल बैंक लिमिटेड रखा गया इसका नाम। इसके मुख्यालय है अलुवा, कोच्चि, केरल। ठीक है, और यहाँ की बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो 11 जुलाई 1959। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में कहते हैं TOR, पर हस्ताक्षर किए हैं? चार विकल्प, यूरोपीय संघ, आसियान, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, शॉर्ट में GCC बोलते हैं, या ब्रिक्स। तो सही विकल्प हो जाएगा GCC। भारत और
जीसीसी ने 5 फरवरी 2026 को, जो कि इसे समझौता हुआ बातचीत शुरू करने के लिए TOR पर साइन किए। सीधे शब्दों में कहे तो अब दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात आगे बढ़ेगी, व्यापार करना आसान और सस्ता होगा, भारत को तेल, गैस, निवेश और निर्यात में फायदा मिलेगा और जीसीसी जो कि भारत के बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक है, इसलिए यह डील भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ठीक है, बात करेंगे जीसीसी की, तो जीसीसी के सदस्य में 6 सदस्य होते हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सभी जीसीसी के सदस्य देश है। ठीक है, और जीसीसी जो कि खाड़ी क्षेत्र में 6 देशों का एक संगठन है जो आपस में व्यापार, तेल, गैस, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म मतलब भारत टैक्सी किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या अश्विनी वैष्णव। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से अमित शाह। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को भारत टैक्सी का शुभारंभ किया और यह कार्यक्रम जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत टैक्सी की खास बात यह है कि यह भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां ड्राइवर मतलब सारथी ही मालिक है, कोई कमीशन नहीं लिया जाता और सर्च प्राइसिंग भी नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्ध जन बजट किस राज्य ने पेश किया? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो सही विकल्प हो जाएगा केरल। केरल ने जो कि वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट में देश का पहला वृद्ध जन बजट पेश किया है और इसकी घोषणा राज्य के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने की है। याद रखेंगे इस बजट में क्या है कि बुजुर्गों से जुड़ा ये सारा खर्च होता है, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सबको एक ही जगह दिखाया गया है। इसका मकसद है कि नया खर्च बढ़ाना नहीं, बल्कि यह साफ दिखाना कि वरिष्ठ नागरिकों पर सरकार कितना खर्च कर रही है, क्योंकि केरल में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी खर्च दिखाना है। अगला प्रश्न है, लॉजीमैट इंडिया 2026 में एलेक्सिस W ह्यूमनॉइड रोबोट किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो 4 विकल्प है इसमें, पहला है BL, दूसरा है टाटा, तीसरा है एडवर्ब और चौथा है एलेंटिक। तो सही विकल्प हो जाएगा एडवर्ब। भारतीय रोबोटिक्स कंपनी जो कि एडवर्ब ने लॉजीमैट इंडिया 2026 में एलेक्सिस W नाम का एक मेक इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है और यह रोबोट खास तौर पर वेयर हाउस लॉजिस्टिक के कामों के लिए बनाया गया है, जैसे एग्जाम्पल बात के सामान उठाना, रखना, पिकिंग, प्लेसिंग, अंदरूनी ट्रांसपोर्ट, मतलब आसान भाषा में कहें अगर तो एलेक्सिस इंसानों के साथ मिलकर काम करेगा जिसमें भारी और बार बार होने वाले काम आसान होंगे। ठीक है, और यह लॉन्च जो कि मेक इन इंडिया और इंडस्ट्री 4.0 की दिशा में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? 4 विकल्प है, पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।